उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 अब बिल्कुल सामने है। वो चुनाव पर बात करने लगे हैं, चुनाव की रणनीति पर बात करते हुए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 का होगा। 2027 80-20 की लड़ाई है। इसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो योगी है वो बांटने की बात कभी कर ही नहीं सकता। हमारे अगर वो 80 और 20 की बात कर रहे हैं तो वो योगी नहीं है। योगी की परिभाषा वो बताएं जो 80-20 कर रहे हैं। अगर 80-20 की या बंटवारे की बात योगी नहीं कर सकता, इसका मतलब वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, आज विस्तार से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर के पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी एक कदम आगे बढ़कर के बानगी ये देखने को मिली कि जब होली का त्योहार आया तो संभल के एक सीईओ का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने बयान की फोटोकॉपी नजर आया कि 52 बार जुम्मा आता है, होली तो साल में एक बार आती है। पूरे देश में इस पर हंगामा, पूरे देश में इस पर चर्चा और बहस होने लगी। बहस इस बात की भी होने लगी कि क्या पुलिस अधिकारी को ऐसा बयान देना उचित है। लोगों ने देश भर के कई अच्छे पुलिस अधिकारियों के अच्छे बयानों को सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा कि एक पुलिस अधिकारी को बीच में रहना होता है, वो किसी एक के पक्ष में या दूसरे के खिलाफ बयान देता हुआ ही प्रतीत न हो। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उस सीईओ का बचाव करते हुए ऐसा लगा कि वो एक राजनीति के तहत ऐसा कुछ कर और करवा रहे हैं। और जब ये हुआ, होली का वक्त बीता, तो सब तरफ ये दृश्य नाचने लगा कि वहां संभल का एसपी हो या सीईओ अनुज चौधरी हो, ये कैसे नृत्य कर रहे हैं। नृत्य से याद आया कि तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया कि बुरा न मानो होली है, ए सिपाही जरा ठुमका लगा के दिखाओ, बुरा न मानो होली है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव को याद करके इस पर तेज प्रताप को घेरने लगी कि देखो सामंती ठसक। तो लोगों ने भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कई मंत्रियों की वीडियो वायरल कर दी कि बिहार में शराब बंद है तो कोई शराब पी करके ठुमके लगा रहा है, और कहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने सिपाही के साथ ठुमके लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही ट्रैप में कैसे फंस जाती है, ये बिहार में उसका सही से सबक मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार इस पर बात होगी, तो बात होती है कि कैसे पश्चिमी यूपी में कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी दल आरएलडी को कमजोर करने के लिए पुलिस प्रशासन के लिबास में कोई नया नेता तो नहीं तैयार कर रही। इस पे भी नजर रखिएगा, आगे इसकी कहानी को भी सुनाऊंगा। बाद में सब कुछ सामान्य रहा, होली भी अच्छे से मनी, जुम्मे की नमाज भी अच्छे से पढ़ी गई। देश में कई तरह से यह सद्भाव देखने को मिला कि होली मनाने वाले जुम्मे की नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों के ऊपर फूलों की बारिश करते नजर आए। एक अच्छा भारत, एक खूबसूरत भारत इन तस्वीरों में नजर आया। जिससे डर था ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी महाराष्ट्र से लेकर के कई जगहों पर टकराव देखने को मिला। कहीं कोई मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था तो कहीं मस्जिदों को त्रिपाल से ढकना पड़ा, जो इस देश के संविधान के संस्कृति के ऊपर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है। इस पूरी राजनीति में हिंदू बनाम मुसलमान का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का कोर नैरेटिव बनता जा रहा है। इसीलिए होली और जुम्मे की नमाज के इस टकराव वाले सियासत पर अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया कि अभी वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, कल वो पीडीए के खिलाफ होंगे। वो चाहते हैं कि पीडीए बटे, पीडीए टूटे, पीडीए कमजोर हो, इसलिए वो नफरत का सहारा ले रहे हैं। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। बात योगी आदित्यनाथ की थी तो योगी आदित्यनाथ से जब एक सवाल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को कैसे देखते हैं, तो पता यह चला कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये चुनाव 80 और 20 का होगा। 2027 80-20 की लड़ाई है।
अब आपने योगी आदित्यनाथ का ये वाला बयान सुना 80 और 20। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ इसे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 80% सीटें भाजपा और उसके सहयोगी दल जीतेंगे, 20% सीटों में सब रहेंगे। 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यह बयान केवल इतना बयान नहीं था। अब आपको थोड़ा अतीत में पीछे ले जाना चाहता हूं। साल 2022 का चुनाव चल रहा था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिसातें बिछी हुई थीं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 80 और 20 का नारा उछाला गया। और वो नारा साफ तौर पर हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण का एक राजनीतिक नारा था। वो राजनीतिक नारा इशारा कर रहा था कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ और 20% मुसलमानों के खिलाफ वोट करना। क्योंकि हम देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों से न वोट मांगते हैं, न मुसलमानों को टिकट देते हैं, न मुसलमानों को चुनाव लड़वाते हैं। हमें नहीं चाहिए वोट, हम आपको हिंदू बनाकर 80 का वोट चाहते हैं, 20 के खिलाफ हम ऐसे ही नफरत के बयान देते रहेंगे। आपको याद है योगी आदित्यनाथ का एक बयान कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में सड़क पर जुम्मा पढ़ते थे लोग, हमने सब बंद कर दवा दिया, लाउड स्पीकर पे बोलते थे, हमने उस सब की आवाज और शोरगुल भी बहुत कम कर दिया और सामने से हूटिंग होती है। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। गोया मुसलमानों के खिलाफ आप एक शब्द बोलें और आपको तारीफ के कसीदे मिलने लगे तो यह समझना होगा कि यह धर्म का काम नहीं, यह राजनीति का काम हो रहा है। जो धर्म आपको यह व्याख्या करे कि भगवान अगर कोई है तो उसने इंसान को लाया है, लेकिन राजनीति उसकी व्याख्या ऐसे करती है जो भगवान को लाया है हम उनको लाएंगे। और राजनीति इसी तरह से बांटने का काम करती है। तो 80 और 20 का नारा ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का वापस वही हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण का नारा है जो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल के जवाब में जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने बहुत सधे हुए लहजे में एक सवाल पूछा कि क्या कोई असली योगी है? तो असली और सच्चे योगी की जुबान में नफरत, बंटवारा इस कदर हो सकता है, वो बांटने की बात कर सकता है। सच्चा योगी तो वो होता है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। सच्चा योगी तो वो होता है जो सबके हित की बात करे। सच्चा योगी तो वो होता है जो झूठ न बोले। अखिलेश यादव इसीलिए महाकुंभ पर लगातार सवाल करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पूछे गए सवालों पर यह झूठ प्रसारित किया कि वे महाकुंभ का विरोध कर रहे थे और सबूत के नाम पर एक ट्वीट न दिखा पाए कि अखिलेश यादव ने कब महाकुंभ का विरोध किया। अखिलेश यादव तो पूरे महाकुंभ ये कहते रहे कि बड़बोलापन छोड़ दो, इतने करोड़ उतने करोड़ की तैयारी का दावा छोड़ दो, कुछ इंतजाम अच्छे कर लो जिससे ट्रैफिक न लगे, कुछ इंतजाम अच्छे कर लो जिससे कोई भगदड़ न मचे। और अगर भगदड़ भी मच गई तो भी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह उन्होंने कहा कि ये इंतजाम कर लो ताकि जो श्रद्धालु आए हैं उनको नुकसान न हो। एक वाक्य आज भी भाजपा यह न दिखा पाई कि महाकुंभ का विरोध किसने किया। और भाजपा झूठ फैलाती है कि महाकुंभ का विरोध कर रही थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने इसीलिए यह भी कह दिया कि अखबार छाप रहे हैं कि 900 लोग गायब हुए हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के थानों के सामने लिस्ट लगी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ ये क्यों नहीं बताते कि ये कहां है, कौन है, कहां गायब हुए, कैसे पता चलेगा? इसका जवाब क्यों नहीं देते? इस देश में कोई भी कॉमन सेंस से पूछता है कि आप कहते हो
50 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, 60 करोड़ डुबकी लगा लिए, और आज तक आप लोग ये नहीं बता पाए कि कितने लोग वहां पर गुजर गए, कितने लोग वहां पर मोक्ष पा गए, कोट अनकोट। ये वाला भाषण याद है? कोई मोक्ष दिलवा रहा था। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और बाद में उसी के घर पे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। तो कुंभ में आप झूठ बोलें तो ये शोभा एक योगी को तो कतई नहीं देता है। सच बोलना चाहिए। इसीलिए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जरा सच आप लोग हमारी तरफ से पूछ के दिखाते ना, और जरा ग्रोक आजकल बड़ा वायरल हो गया, लोग एक से एक सवाल पूछ दिए कि बताओ ग्रोक कि मोदी जी की डिग्री अगर फर्जी निकल गई तो क्या सजा मिल सकती है, और वो सच सच सब बता दे रहा है। बता दो कि भाई शिवाजी का राज तिलक कैसे हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने कमाल का बयान देते हुए कहा कि शिवाजी का राज तिलक नहीं होने के पीछे कहानी क्या थी, क्यों मना किया शिवाजी का राज तिलक होने से। भाजपा इसका जवाब दे। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। भाजपा हिंदू मुसलमान, शिवाजी बनाम औरंगजेब, रोज ये करके भाजपा लोगों को लड़ा रही है। इसलिए वो 80-20 का नारा देकर के पूरे 27 के चुनाव को कम्युनल एजेंडे पर ले जाना चाहती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और काउंटर करते हुए कहा कि हम पीडीए को जोड़ेंगे, हम पीडीए को एकजुट करेंगे। ये वही पीडीए है जो उत्तर प्रदेश में जीत का फॉर्मूला बनाएगा। ये वही पीडीए है जो आरक्षण की रक्षा करेगा। ये वही पीडीए है जो संविधान की रक्षा करेगा। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की एकता, वंचित, शोषित, कमेरा आवाम की एकता जोड़ने का काम करेगा पीडीए। और 90% लोग एक तरफ खड़े होकर उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछेंगे, योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों का हिसाब लेंगे, 10 साल की सरकार की कामयाबियों की फहरिस्त कहां है, और सजा देने के तौर पर वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है, और इस बदलाव का वाहक अब जनता के सामने फैसले के लिए खड़ा हो रहा है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए जन पंचायत के तहत गांव-गांव तक अपने कैडर को मोटिवेट कर रही है, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रही है, और उन्हें चार्ज करके जनता के मुद्दों को एक जगह इकट्ठा करके जनता के सवालों पर सड़क पर संघर्ष करने को तैयारी के रूप में ढाल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर रही है। और कमाल की बात देखिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सूची में क्या नजर आया। 70 जिलाध्यक्षों में 44 नए चेहरे, 26 को दोबारा मौका, 5 महिला। लेकिन कमाल का आंकड़ा यह देखिए कि 70 जिलाध्यक्षों में से लगभग 39 यानी 40 सामान्य वर्ग यानी सवर्ण तबके से हैं। उनमें 20 ब्राह्मण हैं, 10 ठाकुर हैं, 4 वैश्य हैं, 3 कायस्थ हैं, 2 भूमिहार हैं, बाकी ओबीसी और अनुसूचित जातियों से बनाए गए। यानी वर्चस्व किसका? उसी सवर्ण तबके का जिसके लिए कल तक भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था कि वो केवल सवर्ण वर्चस्व की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सवर्ण वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए कभी किसी केशव प्रसाद मौर्य का प्रयोग किया तो कभी नरेंद्र मोदी को ओबीसी बनाकर पेश किया। भारतीय जनता पार्टी जो जाति की बात नहीं करती, वो 80-20 के उसी फॉर्मूले को आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर सही मानती है जो योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम सब केवल हिंदुओं को मानते हैं और देश में 80% हिंदू हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र तो बनेगा। इसलिए यह जो जिलाध्यक्षों की सूची है, यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी नेतृत्वकारी, निर्णयकारी और अगुवाई की भूमिका में सवर्णों को ही रखती है। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए उनके लिए एक चुनौती बन गया है। पीडीए पिछड़े की बात करता है, पीडीए
दलित की बात करता है, पीडीए अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात करता है, पीडीए संविधान की बात कर रहा है, पीडीए बाबा साहब के हुए अपमान पर गांव गांव सवाल पूछ रहा है, पीडीए कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म क्यों किया, पीडीए सवाल कर रहा है कि यह आरक्षण विरोधी क्यों है, पीडीए सवाल कर रहा है कि इन्होंने संविधान को बदलने की बात क्यों कही, और अगर संविधान को बदलने की बात कही तो किसी को सजा क्यों नहीं दी। ये पीडीए एनडीए के सामने चुनौती बन गया है। इसलिए एनडीए पीडीए के न तो सवालों का जवाब दे पा रहा है, न उनके सामाजिक समीकरण को साध पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पीडीए ने खलबली मचा रखी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं हुआ होगा कि 80 में से 43 सीटें उनको पीडीए हरा देगा, और कभी नहीं सोचा होगा, आज भी सोचकर नींद नहीं आती होगी कि अयोध्या हार गए। इसलिए वापस अयोध्या, मथुरा, काशी 80-20 वापस उसी नैरेटिव पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। वापस धर्म के बात को तेजी से प्रचारित किया जा रहा है। वापस होली को जुम्मे की नमाज के सामने टकराव के रूप में खड़ा किया जा रहा है। वापस भारतीय जनता पार्टी देश में धर्म को खतरे में बताकर, धर्म की आड़ में सब कुछ करके, धर्म की आड़ में झूठ बोलकर, धर्म की आड़ में अपनी नाकामियों को छिपाकर, धर्म को ही खतरे में बताकर 27 की नैया को पार लगाना चाहती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी इसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनके सामने पीडीए खड़ा है। इसीलिए उसी इंटरव्यू के बाद वाले हिस्से का एक सेगमेंट लोग शेयर करने लगे कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, तो उनको अपना गोरखपुर का मठ याद आने लगा कि वो गोरखपुर के मठ लौटे और उस अपने मठ की परंपरा को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं, और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। लेकिन लोग ये पूछने लगे कि इसका मतलब 27 में कहीं एक प्लान बी योगी आदित्यनाथ के पास तो नहीं है कि गोरखपुर लौटना न पड़ जाए। उधर उनके विरोधी खेमे जो दिल्ली में बैठे हैं, उनकी तरफ से मीडिया में एक खबर उछाली जा रही है, और वो खबर यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, पिछले कई सालों से वो अपना परमानेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। चुनाव होता नहीं, लेकिन तय नहीं कर पा रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाए। इसलिए किसी ने खबर उड़ा दी कि कहीं योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से उठाकर दिल्ली में पहुंचा दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इसलिए योगी जी ने समय रहते कहा कि हम तो गोरखपुर के मठ में जाना पसंद करेंगे, और अखिलेश यादव का पीडीए, महागठबंधन और इंडिया का अलायंस उन्हें मठ में भेजने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के रूप में पीडीए की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या 80-20 चलेगा या 90-10 चलेगा? क्या 80-20 का यह विभाजनकारी नारा, भले ही योगी आदित्यनाथ ने उसे सीटों में तब्दील करके यह कहने की कोशिश की हो कि 80% सीटें हम जीतेंगे, 20 में सब रहेंगे, लेकिन सबको पता है कि 80-20 का नारा पुराना है और धर्म के नाम पर बांटने वाला नारा है, और पीडीए वंचित शोषित कमेरा आवाम को जोड़ने वाला नारा है। 90% कमेरा, 90% वोटर, 90% अपना हिस्सा पूछ रहे, 90% कह रहे कि पुलिस भर्ती में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे, 90% पूछ रहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला अभी तक सुलझा क्यों नहीं, 90% पूछ रहे कि ये मेरिट में कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ओबीसी से नीचे ईडब्ल्यूएस की कैसे चली जा रही है। और गांव गांव अब ये बात समझ में आती है। जेलों में कौन सबसे ज्यादा बंद है, मुकदमे सबसे ज्यादा फर्जी किसके ऊपर लगे, फर्जी एनकाउंटर किसका हुआ, फर्जी घर किसका गिरा दिया गया, वो 90% कमेरा वही पीडीए है। इसलिए 80-20 के सामने 90-10 का पीडीए खड़ा है, और पीडीए भारी पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत कुछ हो रहा है, नजर बनाए रखिएगा। जल्दी ही उस कहानी को भी आपसे साझा करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, धर्म और नफरत की लड़ाई कहीं आपके बुनियादी मुद्दों से आपको गायब न कर दे। और झूठ बोलने वाले धर्म से नहीं डरते, झूठ बोलने वाले अगर भगवान को मानते तो भगवान से डरते कि बिकी हुई मीडिया से सच छिपाया नहीं जा सकता, सच सामने आ जाता है।
और सच ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होना बाकी है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ज्वाइन की बटन दबाइए ताकि हमें हौसला और हिम्मत मिले। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही जरूरी सवाल के साथ जिसे आपको जानना भी बेहद जरूरी हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।